आज का वीडियो है सिजेरियन डिलीवरी। आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आप या तो नॉलेज के पर्पज़ से देख रहे हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। आपको नोट्स भी मिलेगा, मैं आपको बता दूंगा कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, यानी इसके बाद आपको दूसरा वीडियो देखने का नहीं पड़ेगा सिजेरियन डिलीवरी में। तो सिजेरियन डिलीवरी को बोलते हैं सी सेक्शन, यानी इसका सेकेंड नाम है सी सेक्शन। हम इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि क्या क्या इंडिकेशन है, यानी क्यों करना पड़ता है सिजेरियन डिलीवरी नॉर्मल की बजाय सिजेरियन, उसके क्या तो फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। सिजेरियन डिलीवरी में कितने टाइप के कट लगते हैं या कितनी बार कर सकते हैं सिजेरियन डिलीवरी में, यानी हमारी बॉडी में कितने टाइप के कट लगते हैं, या बॉडी के अंदर जो यूट्रस है उसमें कितने टाइप के कट लगते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन बताऊँगा। सिजेरियन डिलीवरी के बाद में आपको क्या एक्सरसाइज करनी है, क्या न्यूट्रिशन लेना है और क्या केयर करनी है, इस स्कार को कैसे रिमूव करें, ये सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी। तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। तो सिजेरियन डिलीवरी, इसमें दो टाइप के कट लगते हैं हमारी बॉडी पे जो बाहर से दिखाई देते हैं। एंटीरियर एब्डोमिनल पे दो टाइप के कट लगते हैं। एक तो सी शेप जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्स बोलते हैं, सी शेप का मोस्टली यही यूज किया जाता है। ये तो कॉस्मेटिक पर्पज से रहता है क्योंकि नीचे की साइड रहता है, मोस्टली दिखाई नहीं देता, और सेफ भी रहता है। इसमें जल्दी सी सेकंड प्रेगनेंसी में कोई हार्मफुल नहीं होता, सबसे कम हार्मफुल यही रहता है। सबसे ज़्यादा हार्मफुल रहता है वर्टिकल या क्लासिकल, जो आपकी नाभि से नीचे की तरफ कट लगाया जाता है, इसको बोलते हैं वर्टिकल। ये वर्टिकल होता है सीधा, और जबकि ये क्या होता है हॉरिजेंटल होता है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स। कई बार ये मोस्टली सी शेप का ही लगाया जाता है, कई बार ये सीधा स्ट्रेट भी लगाया जाता है, उसको बोलते हैं ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से लगाया जाता है, और ये शार्प से कट करके लगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है यूट्राइन इंसिजन, जो अंदर यूट्रस जो आपको दिखाई नहीं देता वहाँ कट लगाया जाता है। यहाँ भी सूचर लगते हैं, पर ये सूचर क्या हो जाते हैं बाद में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसको काटने की जरूरत नहीं पड़ती। जो बाहर से सूचर लगाए जाते हैं इनको कट किया जाता है, 5 से 6 दिन बाद इनको कट किया जाता है। अब आता है एक क्वेश्चन, तो ये किस किस टाइप के होते हैं और हम डिलीवरी सिजेरियन में कितने बार करवा सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो एलएस का मीन्स है लोअर सेगमेंट, ये पूरा यूट्रस है, इसका लोअर यानी नीचे वाला पार्ट, इसको बोलते हैं एलएस, लोअर सेगमेंट। मोस्टली लोअर सेगमेंट में ही करते हैं क्योंकि ये सेफ रहता है। जब सेकंड टाइम प्रेगनेंसी होता है तो ये रैप्चर नहीं होता, यानी यूट्रस फटता नहीं है, सेफ रहता है। सबसे ज़्यादा सेफ लोअर सेगमेंट रहता है, तो इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स लोअर सेक्शन। नीचे ही वर्टिकल लगाएं तो इसको बोलते हैं वर्टिकल लोअर सेक्शन। अगर ये जे शेप का लगाएं तो इसको बोलते हैं जे इंसिजन। देखो एक जे शेप का आपको नॉर्मल डिलीवरी में भी लगाते हैं, पर वो यूट्रस में नहीं लगाते, वो वेजाइना में लगाते हैं। अगर बच्चा बड़ा होता है तो निकल नहीं रहा होता उसका सिर, उस कंडीशन में लगाया जाता है, तो उससे कंफ्यूज मत होना, ये अलग चीज़ है। एक होता है क्लासिकल इंसिजन, ये हार्मफुल है मोस्टली। ये इंसिजन जो ऊपर लगाया जाता है यूट्रस के जस्ट फंडस के नीचे, तो ये सेकंड प्रेगनेंसी में रैप्चर होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और दूसरा आपको देखेंगे कि कॉस्मेटिक पर्पस से भी ये इंसिजन जो आपके एब्डोमिनल पे, ये भी नाभि के नीचे से लगाया जाता है, तो यहाँ आपको दिखाई देता है सीधा, आपकी कॉस्मेटिक को ख़राब करता है, इस वजह से ये मोस्टली नहीं लगाया जाता और रैप्चर होने के चांस भी इसमें ज़्यादा रहते हैं। थर्ड आता है इनवर्ट टी इंसिजन, ये वर्टिकली और नीचे इस तरह का टी शेप का, तो उल्टा टी शेप का इंसिजन लगाया जा सकता है। आप ये बाहर से आप दिखाई देते हैं कि कितने इंसिजन लगे, उस पर डिपेंड नहीं है, हमारे यूट्रस पे। यानी आप सिजेरियन डिलीवरी कितनी बार करा सकते हैं, तो मोस्टली 2 बार ही करते हैं, पर 4 बार तक आप करा सकते हो। अलग अलग जगह से हमें कट लगाना पड़ता है, इस वजह से आप देख सकते हैं 4 या 5 बार कर सकते हैं, पर कोई भी डॉक्टर 5वीं बार मोस्टली हाँ नहीं करेगा क्योंकि आपका यूट्रस रैप्चर हो सकता है। बार बार इस पर कट लगाएं, मोस्ट 3 या 4 से ज़्यादा कोई करता नहीं है। तो ये यूट्रस इंसिजन के टाइप थे, और इन पे जो आपको सूचर यानी टाँके लगते हैं, ये टाँके इस टाइप के होते हैं कि ऑटोमेटिक के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, यानी इनको कटवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिजेरियन डिलीवरी में आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, इसमें भी 2 टाइप का होता है। एक तो पूरे शरीर को बेहोश करें तो वो ऊपर से एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसको बोलते हैं हम जनरल एनेस्थीसिया। ये थोड़ा शरीर पूरी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, इसलिए आजकल ये यूज नहीं करते, अब न्यू टेक्निक यूज करते हैं रीजनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल और एपिड्यूरल जो ब्लॉक करते हैं, यानी यहाँ एपिड्यूरल या स्पाइनल में देते हैं, तो इसके नीचे वाला पार्ट होता है
उसको हम सुन करते हैं और नीचे ही कट लगाते हैं, तो इसलिए वो हमें पेनफुल नहीं होता। सीजरियन डिलीवरी के एनेस्थीसिया देने की वजह से नोजिया जैसे सिम्टम्स आते हैं या फिर नोजिया हो सकता है। इस कंडीशन के कारण हम 8 से 6 घंटे पहले उसको NPO निल पर ओस, यानी आपको माउथ से कुछ भी खाना भी नहीं पीना भी नहीं, कुछ भी 7 से 8 घंटे पहले। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। कई बार इमरजेंसी में करते हैं सीजरियन डिलीवरी, तो उस कंडीशन में NPO का पता ही नहीं होता, तो फिर भी सीजरियन डिलीवरी तो करना पड़ता है। इमरजेंसी अलग कंडीशन है। कई बार स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के बाद कई बार यहाँ पेन रहता है बैक में, और नॉर्मल डिलीवरी में 12 से 18 घंटा पेन होता है। बाकी सीजरियन डिलीवरी में कोई पेन नहीं होता, ये बेनिफिट होता है, पर बाद में पेन होता है। तो लॉन्ग टर्म की बात देखें, नॉर्मल डिलीवरी ही बेस्ट है। अब देखेंगे इंडिकेशन, यानी कौन कौन सी कंडीशन है हमें सीजरियन डिलीवरी करनी पड़ेगी। और एब्सोल्यूट कंडीशन होती है जिसमें 100% हमें करना ही पड़ेगा, कोई चांस नहीं है सीजरियन डिलीवरी करना पड़ेगा। कुछ ऐसी कंडीशन है जिनमें करना पड़ता है, ना भी करे तो भी चलता है, तो वो अलग चीज़ कंडीशन है। अभी मैं बात करूँगा 100% कंडीशन की। सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया, तो प्लेसेंटा प्रीविया क्या है, मैं कई बार वीडियो बना चुका हूँ, उसके बारे में समझा चुका हूँ, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। एक नॉर्मल प्लेसेंटा होता है, वो फंडस पार्ट पे जाता है, अटैच होता है, यानी ऊपर की तरफ, नीचे यहाँ बेबी रहता है, यहाँ से बेबी बाहर आ जाता है। पर ऐसी कंडीशन में जहाँ सेंट्रल यानी कंप्लीट जहाँ से बाहर आने वाला रास्ता है, यहाँ प्लेसेंटा अटैच हो जाए और यहाँ से बाहर ना आ पाए, इस कंडीशन में कोई रास्ता नहीं है बाहर आने का, उल्टा फीटल के लिए हार्मफुल है। अगर ये सर्विस एफिशिएंट होता है तो उस टाइम ब्लीडिंग चांस होते हैं और फीटस का ब्लड लॉस हो जाता है, उस वजह से क्या होता है कि फीटल की डेथ भी हो सकती है। तो ये पहले ही सीजरियन डिलीवरी कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया। दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस या सिफेलो पेल्विक डिस्पोर्शन, इसमें भी एब्सोल्यूट करना ही पड़ता है, यानी आपकी ये पेल्विस है वो डिफेक्टिव है। पेल्विस कितने टाइप की होती है मैं पूरा वीडियो बना चुका हूँ, इसके नोट्स भी हैं, आप देख सकते हैं, आई बटन में मैं लिंक डाल दूंगा। तो इस कंडीशन में जब पेल्विस ही ऐसी है कि बेबी बाहर ही नहीं आ सकता, तो आपको सीजरियन करवाना ही पड़ेगा। और पेल्विक मास हो, यानी कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, आपकी पेल्विस में कोई ट्यूमर जैसा बना हुआ हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो, बेबी नीचे आ ही नहीं सकता, तो वहाँ उस कंडीशन में भी सीजरियन डिलीवरी होगा। या सर्विक्स का कैंसर हो, एडवांस कैंसर वाली कंडीशन में हो सर्विक्स, उस टाइम में भी सीजरियन डिलीवरी होगा। या ये वेजाइना है, इसमें अट्रेशिया यानी इसमें सिकड़ा हुआ हो आपको, या स्टोनोसिस यानी सिकड़ी हुई या कोई रुकावट हो, तो उस कंडीशन में भी सीजरियन डिलीवरी करना ही पड़ेगा। रिलेटिव इंडिकेशन का मीन्स है कि यहाँ चांस है सीजरियन डिलीवरी करने का, पर नॉर्मल भी हो सकता है। पहला इंडिकेशन था कि अगर पहले सीजरियन डिलीवरी हुई है तो दोबारा भी चांस बढ़ जाते हैं सीजरियन डिलीवरी का, पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक बार सीजरियन डिलीवरी हो गई तो दोबारा भी सीजरियन डिलीवरी होगी, नहीं, दोबारा नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है। फीटल हार्ट रेट नॉन रीअसरिंग, कि हमें लगे कि फीटल की बच्चे की धड़कन हमें नहीं मिल पा रही, उस कंडीशन में फीटल डिस्ट्रेस है, हमारे बेबी को कोई हार्म नहीं हो, जल्दी सी बाहर आ जाए और स्वस्थ रहे, इस कंडीशन में भी हम जल्दी करने के चक्रों में सीजरियन डिलीवरी कर सकते हैं, बाकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। डिस्टोसिया, डिस्टोसिया यानी जो नॉर्मल लेबर का टाइम होता है 12 से 18 घंटे, पर लेबर का टाइम बढ़ रहा है, हो नहीं रहा, टाइम से ज़्यादा ले रहा है, तो उस कंडीशन में भी सीजरियन डिलीवरी कर सकते हैं। वो 3 कारण हो सकते हैं, 3P बोलते हैं, यानी पैसेंजर यानी लार्ज फीटस हो, हमारा फीटस क्या है बड़ा हो और जो नीचे नहीं आ पा रहा हो, बाहर नहीं आ पा रहा हो। स्मॉल पेल्विस, हमारी जो पेल्विस है वो ही छोटी हो, या हमें एक से ज़्यादा फीटस हो, 1-2 फीटस हो जो बाहर नहीं आ पा रहे। इस कंडीशन में जो हमारा यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा, जो दर्द आते हैं ना उस टाइप को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो नहीं हो पा रहा, उस कंडीशन में ये 3 पावर, हमारा पावर नहीं लगा पा रहा, पुश नहीं लगा पा रहा, उस कंडीशन में भी हम सीजरियन डिलीवरी कर सकते हैं। एक ये कंडीशन भी है कि कई बार जो अम्बलाइकल कॉर्ड होती है बच्चे की गले के चारों तरफ फंदा बना लेती है नॉर्मल में, तो उस कंडीशन में जब बेबी आएगा तो कभी कभी क्या होता है कि गांठ लग सकती है, इस कंडीशन से हमारा बेबी हार्म हो सकता है और डिस्ट्रेस हो सकता है, तो इस कंडीशन से बचने के लिए भी हम सीजरियन डिलीवरी कर देते हैं। माल प्रेजेंटेशन जैसे ब्रीच हो, शोल्डर ट्रांसवर्स लाई हो या बोरो, देखो नॉर्मली क्या होता है ये जो हेड होता है फ्लैक्स होता है, पर इसका हेड पीछे की तरफ हो रहा है, यानी बोरो फेस दिखाई दे रहा हो, ठीक है, या उसके जो बोरो दिखाई दे रहा हो। ब्रीच
उसके बुटेक्स नीचे आ रहे हों और शोल्डर आ रहा हो, इस कंडीशन में एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन है, नॉर्मल नहीं आ रहा बच्चा नीचे, एबनॉर्मल आ रहा है, उस कंडीशन में भी हम सीजरियन डिलीवरी कर सकते हैं, पर नॉर्मल भी हो सकता है। कुछ मेडिकल कंडीशन हाइपरटेंशन डिसऑर्डर हो, जैसे सीवियर प्रेंक्लेप्सिया एंक्लेप्सिया, यानी मदर को बीपी बढ़ रही हो, सीजर आ रहे हो, खाई नहीं देना जैसी कंडीशन हो रही हो, उस कंडीशन में हम सीजरियन डिलीवरी कर देते हैं। प्रेंक्लेप्सिया एंक्लेप्सिया का मैंने वीडियो बना रखा है, डिटेल से मैंने समझा रखा है, उसका लिंक भी मैं आई बटन में डाल दूंगा, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव केयर, यानी डिलीवरी के बाद हम क्या क्या केयर करें, तो हम ऑब्जर्व करते हैं, 6 से 8 घंटे हम ऑब्जर्व करते हैं। फ्लूइड देते हैं, यानी आईवी फ्लूइड देते हैं। आईवी फ्लूइड क्यों देते हैं? क्योंकि इसमें सीजरियन डिलीवरी में ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, नॉर्मल से 500 ml से 1000 ml, यानी आधा लीटर से 1 लीटर लॉस हो जाता है, और उसको कंपनसेट करने के लिए हम सोडियम क्लोराइड या RL देते हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइट देते हैं, 2 से 2.5 लीटर देते हैं। एवरेज ब्लड लॉस इतना होता है, ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इससे ज़्यादा भी होता है तो उसको पोस्टपार्टम हेमरेज बोलते हैं। ये पोस्टपार्टम हेमरेज भी मैं पढ़ा चुका हूँ, आई बटन में लिंक मिल जाएगा आपको। और ऑक्सीटोसिन देते हैं 5 यूनिट, IM यानी इंजेक्शन बुटेक्स में दे सकते हैं, या IV भी देते हैं, वो पर स्लोली देना पड़ेगा आपको। प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक देते हैं कि जो स्कार लगता है वहाँ इन्फेक्शन ना हो और वहाँ जो टाँके पके नहीं, इस वजह से एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, तो आप उस चीज़ का भी ध्यान रखें। बेबी को फीडिंग किया जाता है 3 से 4 आवर, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 3 से 4 घंटे बाद फीडिंग आवश्यक है, और जब तक मदर क्या हो जाती है, स्टेबल भी हो जाती है और उसका पेन भी रिलीव हो जाता है। यानी फीडिंग अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो हम 30 मिनट के अंदर ही करा देते हैं, आधा घंटे के अंदर, पर सिजेरियन में जब तक होश आते हैं, मदर होश में आते आते 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, तो हमें फीडिंग करा देनी चाहिए बच्चे को 3 से 4 आवर्स पे। ये क्वेश्चन भी आता है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर हम 0 डे पढ़ लिया, क्योंकि उसमें IV फ्लूइड चलता है, इसलिए हमें फूड की ज़रूरत नहीं होती। जो डे फर्स्ट होता है उसमें ओरल फीड यानी मुंह से खाना देते हैं, पर लिक्विड देते हैं। लिक्विड का मतलब टी देते हैं या दूध देते हैं, दाल का पानी दे सकते हैं, ये सब कंडीशन दे सकते हैं। डे सेकंड की बात मैं करूं तो लाइट सॉलिड डाइट देते हैं। लाइट सॉलिड डाइट में दलिया खिचड़ी जैसा फूड हम दे सकते हैं आराम से। और जो 3rd या 4th 5 डे वहाँ हल्की सी रोटी और सब्जी दे सकते हैं। उसके बाद में डे और 5 और 6 हम फुली फूड दे सकते हैं। और 5वें और 6ठे दिन हम जो स्टिच लगे होते हैं, यानी जो टाँके लगे हुए हैं उनको भी रिमूव कर देते हैं। अगर ट्रांसफ़र लगे हैं तो हम 5वें दिन रिमूव कर देते हैं, और अगर 6ठे दिन रिमूव करते हैं लॉन्गिट्यूडनल हो। और हम रेगुलर हर दूसरे दिन ड्रेसिंग भी करते हैं, जिससे क्या है यहाँ इन्फेक्शन मत नहीं हो, और यहाँ हम चेक करते रहते हैं। दूसरा, अगर सूचर रिमूव कर दिया है तो उसके नेक्स्ट हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। जो फर्स्ट डे है आप बेड पे बैठ सकते हैं, सेकंड डे आप थोड़ा घूम फिर सकते हैं, और 5 से 6 दिन बाद आप आराम से घूम फिर सकते हैं, आराम से अपनी रूटीन काम कर सकते हैं। हैवी कोई काम नहीं कर सकते, बस रूटीन काम कर सकते हैं। और आफ्टर 4 वीक आप अपना अच्छे से काम कर सकते हैं सिजेरियन डिलीवरी में। नॉर्मल डिलीवरी में तो 1 वीक बाद भी आप अच्छे से काम कर सकते हैं। जो डाइट है इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है, विटामिन C खाना है। विटामिन C का मतलब जो खट्टे फल या खट्टे फूड होते हैं वो भी खाना है, क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारे सूचर को यानी आपका घाव भरने में हेल्प करते हैं। ये तो आपसे बाहर को दिखाई देता है, अंदर भी आपके सूचर लगे हैं यूट्रस में, उनको भी हीलिंग यानी आपके भरने में, उनको ठीक होने में हेल्प करते हैं। तो खट्टे फल भी खाने चाहिए। कॉम्प्लिकेशन यानी आपको नुकसान क्या हो सकता है सिजेरियन डिलीवरी का, तो इंट्रा ऑपरेटिव टाइम यानी आपको जब सिजेरियन सर्जरी हो रही है उस टाइम क्या हानि हो सकती है। जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं यूट्रस की, वो रैप्चर हो सकती हैं, वो कट हो सकती हैं, उस वजह से हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। 1 लीटर नहीं 2 लीटर 3 लीटर ब्लीडिंग हो सकती है, कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है। उससे की वजह से हेमरेज बोलते हैं, और हेमरेज की वजह से डेथ हो सकती है मदर की। ब्लेडर इंजरी यानी हमारे इस ब्लेडर को इंजरी हो सकती है। जो पहली बार अगर सिजेरियन होता है उस कंडीशन में तो नहीं होता, पर बार बार अगर सर्जरी हो रही है, सिजेरियन हो रहा है, तो उस कंडीशन में हमारे ब्लेडर को चांस बढ़ जाते हैं डैमेज होने का। दूसरा, GIT इंजरी हो सकती है आपकी आंतों को, और पेरिटोनियल इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकता है। अगर वर्टिकली हो रहा है तो इंसिजन ऊपर पेट पे सीधा लग रहा है तो इस वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, आपको ये कंडीशन ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो पोस्टपार्टम हेमरेज
यानी 24 घंटे बाद जो ब्लीडिंग हो सकती है, हेमरेज ब्लीडिंग, उसको बोलते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। तो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है नॉर्मल से ज़्यादा 24 घंटे बाद, यानी एक दिन बाद। इसकी वजह से पेशेंट क्या है, शॉक में जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन देखने मिलती है। दूसरा, एबनॉर्मल ड्रेनेज, जो आपके सूचर लगे रहता है, इंसिजन लगाता है, वहाँ सूचर होता है, यहाँ पस जैसे घाव बन जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। दूसरा, हाई परसिस्टेंट फीवर आ सकता है आपको लगातार इन्फेक्शन की वजह से। डीप वेन थ्रोम्बोसिस बन सकता है, या थ्रोम्बोलिज्म जो बन के आपके हार्ट में जा सकता है, ब्रेन में जा सकता है। गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है आपको, मेंस्ट्रुअल एक्सेसिव और या इरेगुलर ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है बाद में। आपका एक क्वेश्चन मोस्टली देखा जाता है कि जो मेंस्ट्रुअल कब आती है। देखो, सीजरियन और नॉर्मल का मेंस्ट्रुअल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चा जितना ज़्यादा दूध पिएगा उतना ही कम आएगा, वो अलग प्रक्रिया है, उसका भी हम वीडियो बनाएंगे। बाद में सीवियर और परसिस्टेंट आपको एब्डोमिनल पेन रह सकता है। तो इस वजह से आपको जब डिलीवरी के टाइम पे नॉर्मल की पेन की वजह से आप करवा रहे हो सीजरियन, तो उसके काफ़ी नुकसान है, तो प्लीज़ ना करवाएं। जो फ्यूचर प्रेगनेंसी है उसमें रिस्क हो जाता है स्कार रैप्चर का, क्योंकि ये स्कार जो बनता है रैप्चर का रहता है। इस स्कार को आप रिमूव करने के लिए मार्केट में कई टाइप की क्रीम आती हैं। आप इसको बायो ऑयल सबसे बेस्ट रहता है। चाहे आप अगर प्रेगनेंसी में 4 मंथ से आप बायो ऑयल लगाएंगे तो आपके ये स्कार नहीं बनेंगे, स्कार मास्क नहीं बनेंगे। और अगर आप ये बायो ऑयल बाद में भी लगा सकते हैं, उसका भी काफ़ी बेनिफिट रहता है। अवॉइड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, आपको 6 से 8 वीक यानी 1.5 से 2 महीना तक आपको अवॉइड करना है। और आप अपने डॉक्टर से परामर्श करके यानी रिकमेंडेड करें तभी आपको सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करना है। मेल फीमेल को थोड़ा दूरियां बरतना है कुछ समय के लिए। और स्टूडेंट हैं तो आपको नोट्स मिल जाएंगे मेरी nursingofficer.net वेबसाइट। इस पे नोट्स ही नहीं, आपको ओल्ड पेपर मिल जाएंगे, साथ में आपको क्विज मिल जाएंगी पेपरों की, वो सब फ्री है। और आपको यहाँ वीडियो एवरीथिंग मिलेगा। तो यहाँ मेरी इस साइट को आप फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे यहाँ से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और आपको फिर भी इस वीडियो में कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स करें मुझे। यार, अगर वीडियो की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए तो वीडियो लॉन्ग होगा, तो इसलिए आप पूरा वीडियो देखा करें मेरा। और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए और मुझे एनकरेज करने के लिए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, यानी आप इस रेड बटन को प्रेस करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, यानी आपको सूचना मिल जाए।